नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट एग्जाम 2021 के लिए पर्यावरण अध्ययन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जहां से दो प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो चाहे वो आपका यूपी टेट हो या सी टेट, सभी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो इसे एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा परीक्षा से पहले, ये आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अन अकेडमी पर जो है यूपी पीसीएस मेंस के लिए जो है बैच यहाँ पे शुरू कर दिया गया है 10 नवंबर से लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैचेज जो शुरू कर दिए गए हैं 10 नवंबर से 2 मंथ का ड्यूरेशन है आपका मेन सेंस और राइटिंग बैच, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट के लिए है। उसके बाद सेकेंड पेपर के लिए आप देख सकते हैं 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, और ये भी 2 मंथ का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। उसके बाद आपका 10 नवंबर से शुरू हो रहा है जीएस पेपर थर्ड, जो कि ये भी आपका 1.5 मंथ का ही है। और यूपी पीसीएस मेंस हिंदी और एसए का बैच 12 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, और 27 अक्टूबर से जो है ये आपका शुरू हो गया है मेंस का आंसर राइटिंग बैच जीएस पेपर फोर्थ के लिए। तो आप जो है इनरोल हो सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और आप इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको जो है 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप जरूर यूज कीजिएगा। दोस्तों, अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि आप जो है 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है मिल जाएगा। तो जो है ये ऑफ़र जो है आपका 16 और 17 नवंबर के लिए ही वैलिड है, तो जल्द से जल्द जो है आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कृषि में पालन या कल्चर कह सकते हैं, यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा बनता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे है एपी कल्चर। तो एपी कल्चर संबंधित है मधुमक्खी के पालन से। उसके बाद है आपका सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का संबंध हो जाएगा रेशम कीट पालन से। मोरिकल्चर ये रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि से संबंधित है। और विटीकल्चर, जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, ये व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से है, और विटीकल्चर ये आपका अंगूर की खेती से संबंधित है। सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, जो पूछा जाता है यहाँ पे। उसके बाद है पीसी कल्चर, तो ये आपको पता ही है मछली पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर ये भी पूछा जाता है, व्यापारिक स्तर पर फलों के उत्पादन। हॉर्टिकल्चर मोस्ट जो है पूछा जाता है, वो बागवानी ऑप्शन में दिया रहता है, तो ये बागवानी से संबंधित हो जाएगा, जिसपे जो है व्यापारिक स्तर पर इसमें फलों का उत्पादन किया जाता है। मैरीकल्चर समुद्री जीव पालन से संबंधित है, और सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन से संबंधित है। सीटेट में ये आपका पूछा जा चुका है। ओलिविकल्चर ये व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती से संबंधित है, और बर्मीकल्चर ये आपका केचुआ पालन से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण कल्चर जो पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में जो है, तो इसे एक बार परीक्षा से पहले आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। एपी कल्चर मधुमक्खी से है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है, विटीकल्चर व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती से संबंधित है, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से है, हॉर्टिकल्चर बागवानी कृषि से है, जिसमें व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन किया जाता है। फिर है सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन से संबंधित है। वर्मीकल्चर एक केचुआ पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं इसे, और विशेषकर इसमें पूछा जाता है आपसे कि कौन सी स्थानांतरित कृषि जो है किस क्षेत्र की है। तो झूम कृषि सबसे पहला है, जो कि महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। ये उत्तर पूर्व भारत विशेषकर देखा जाए तो मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में की जाने वाली कृषि है। तो झूम कृषि याद रखिए उत्तर पूर्व भारत में की जाती है। उसके बाद बेवार कृषि ये स्थानांतरित कृषि है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। दीपा ये छत्तीसगढ़ में होता है। पोडो कृषि आंध्र प्रदेश में होता है। सभी ये स्थानांतरित कृषि ही हैं। और लदांग ये आपका मलेशिया में स्थानांतरित कृषि है, और ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं। तो
तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ये बात ज़रूर देखिएगा इसे। और झूम कृषि सबसे पहले उत्तर पूर्व भारत का है, बेवार कृषि बुंदेलखंड का है, दीपा छत्तीसगढ़ का है, पोडू आंध्र प्रदेश, लदांग मलेशिया, रोका ब्राज़ील। तो ये इस तरह से जो प्रश्न बन जाएंगे कि ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सही आपका रोका। उस तरह मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, लदांग कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं, बुंदेलखंड में इसे बेवार कहते हैं, और उत्तर पूर्व भारत में तो आपको पता ही है झूम कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। अगला अब है फसल संबंधी महत्वपूर्ण क्रांतियाँ और उनके जो है प्रतिपादक। तो सबसे पहला है नीली क्रांति। नीली क्रांति आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मछली या मत्स्य पालन से संबंधित है, और यहाँ पे इसके प्रतिपादक डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी हैं। तो नीली क्रांति का संबंध किससे होगा, मत्स्य उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध है आपका यहाँ पे चमड़ा या कोको से, और इसके जो प्रतिपादक हैं वह हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति ये बागवानी फसल और शहद से संबंधित है, इसके प्रतिपादक निरपक्ष तूतेज हैं। ये प्रतिपादक नहीं पूछा जाता है, विशेषकर जो है आपसे पूछा जाएगा कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। उसके बाद हरित क्रांति या हरी क्रांति, आपको पता ही होगा गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से ये संबंधित है हरित क्रांति। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन इसके प्रतिपादक हैं, और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ग्रे क्रांति है इसके, यह आपका उर्वरक से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मीट या टमाटर से संबंधित है। सिल्वर क्रांति अंडा या पोल्ट्री से संबंधित है। श्वेत क्रांति या इसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, इसके जनक हैं वर्गीज कुरियन, और ये दूध या डेयरी से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और सैम पित्रोदा इसके जनक हैं। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, और रेशा क्रांति कपास के उत्पादन से संबंधित हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हो गई जहाँ से प्रश्न जो है बनते हैं, तो इसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अगला है अब जो पूछा जाता है यहाँ पे कि कौन सा फसल का उत्पादक क्षेत्र जो है, कौन सा देश है या क्षेत्र है। तो जैसे कि गेहूँ दिया गया है, इसका जो उत्पत्ति क्षेत्र है यह उत्तर पश्चिम एशिया माना जाता है। चना का है उत्तर पश्चिम एशिया। गेहूँ और चना दोनों याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम एशिया का जो है उत्पत्ति क्षेत्र है ये। आलू ये दक्षिण अमेरिका का जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। टमाटर का दक्षिण अमेरिका है। आलू और टमाटर कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका से हैं। मिर्च भी दक्षिण अमेरिका का ही है, और मूंगफली दक्षिण अमेरिका, अमरूद दक्षिण अमेरिका। तो इतने सारे आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका के हैं। आलू हो गया, टमाटर, मिर्च, मूंगफली और अमरूद, इनका सभी मतलब इन सभी का जो उत्पत्ति क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका। फिर आपका मक्का, मक्का का है मैक्सिको, मटर का है यूरोप, गोभी का है यूरोप, सोयाबीन का है चीन, और पपीता का है अमेरिका, कॉफ़ी का है अफ्रीका, बाजरा का है अफ्रीका, और भिंडी का है अफ्रीका। तो इसमें से कई जो है पूछे भी जा चुके हैं अभी तक, जैसे कि सीटेट में एक बार पूछा गया था आपका यहाँ पे मिर्च का, तो दक्षिण अमेरिका जो है इसका उत्पत्ति क्षेत्र था। इस तरह जो है आपसे जो है आगे भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसे आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है भारत की प्रमुख फसलें, यानी कि एक तरफ है फसल और दूसरी तरफ है उनका यानी कि प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं। जैसे कि गेहूँ, गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। जौ उत्तर प्रदेश है अग्रणी उत्पादक राज्यों में। बाजरा राजस्थान, ज्वार महाराष्ट्र, मक्का आंध्र प्रदेश, दालें महाराष्ट्र, गन्ना उत्तर प्रदेश, चाय असम, कॉफ़ी कर्नाटक। तो ये हुए प्रमुख फसल और उनके उत्पादक राज्य। आगे भी हैं, और कपास गुजरात है, जूट पश्चिम बंगाल, रबड़ केरल हो गया। अब है भारत के प्रमुख फल। तो संतरा का जो है प्रमुख उत्पादक राज्य देखा जाए तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का नागपुर शहर। काजू गोवा, लीची देहरादून उत्तराखंड, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर बिहार। तो लीची का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। अल्फांसो आम ये रत्नागिरी महाराष्ट्र से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सहतूत ये पंजाब अमृतसर। अंगूर नासिक महाराष्ट्र। स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर महाराष्ट्र। अनानास सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल। और केला जलगांव महाराष्ट्र। चीकू दहानू महाराष्ट्र। सेब कोटगढ़ हिमाचल प्रदेश। और अमरूद इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख मसाले।
तो काली मिर्च का जो उत्पादन होता है वह केरल से सर्वाधिक होता है, इलायची का केरल से। लेकिन ओवरऑल यदि पूछा जाए कि मसालों के उत्पादन में अग्रणी राज्य वर्तमान में कौन है, तो वह है राजस्थान। केरल का स्थान जो है पहला नहीं है इसमें मसालों के उत्पादन में। हालांकि केरल को मसालों का बागीचा या मसालों का घर भी कहा जाता है, लेकिन जो वर्तमान डाटा में देखा जाए, करेंट डाटा, तो राजस्थान का पहला स्थान हो गया मसालों के उत्पादन में। लेकिन यहाँ काली मिर्च केवल दिया है तो केरल हो जाएगा, इलायची केरल, लौंग केरल, दालचीनी का भी जो है केरल, तेजपत्ता केरल, अदरक आंध्र प्रदेश, हल्दी आंध्र प्रदेश, धनिया राजस्थान, जीरा राजस्थान, मेथी राजस्थान, केसर जम्मू और कश्मीर। एकमात्र जो है केसर का उत्पादन करने वाला जो केंद्र शासित प्रदेश सब हो गया जम्मू कश्मीर कह सकते हैं आप। तो केसर का उत्पादन केवल जम्मू और कश्मीर में ही किया जाता है। और विश्व में देखा जाए केसर का उत्पादन सर्वाधिक ईरान में किया जाता है। सौंफ पंजाब, लहसुन हरियाणा, अजवाइन बिहार और सरसों उत्तर प्रदेश। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है केरल को मसालों का घर कहा जाता है, यानी कि मसालों का बागीचा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो है पर्यावरण अध्ययन में आपको पता ही होगा कृषि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।